हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू संजीवनी क्लासेस। मैं आपका एजुकेटर अंकित कुंवर। आज के इस वीडियो में हम फॉरेन एक्सचेंज रेट का पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं। हमने फॉरेन एक्सचेंज रेट का पार्ट 1 पहले ही कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने देखा है कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, कितने तरीके की मार्केट है, ठीक है, कितने टाइप के फॉरेन एक्सचेंज होते हैं। हमने करेंसी डेप्रिसिएशन पढ़ा, हमने करेंसी अप्रिसिएशन पढ़ा है। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पार्ट 1 देख के आइए, तभी आपको आज की क्लास समझ में आएगी। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारा आज का क्लास फॉरेन एक्सचेंज रेट पार्ट 2। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है आज डिमांड और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसको बेहतर समझने के लिए हम इस चैप्टर में आगे फॉरेन एक्सचेंज को डॉलर के रूप में मान के चलेंगे। हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज क्या है? एक डॉलर है, ठीक है। हम डॉलर की डिमांड क्यों करते हैं? क्यों एक दिल्ली में बैठा व्यक्ति, क्यों एक बेंगलोर में बैठा व्यक्ति, क्यों एक यूपी में बैठा व्यक्ति, क्यों एक बिहार में बैठा व्यक्ति, उसको क्यों डॉलर चाहिए? उसको डॉलर इसलिए चाहिए कि मान लो मैं बाहर से कुछ गुड्स इंपोर्ट करवा रहा हूँ, मुझे बाहर की कोई चीज़ पसंद आ गई, मुझे वो चीज़ चाहिए, तो क्या मैं उनको गांधी जी दूंगा? नहीं, मुझे उनको डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मान लो मुझे विदेश घूमने जाना है, अगर मुझे विदेश घूमने जाना है तो मुझे वहाँ पर डॉलर की आवश्यकता होगी। अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इन्वेस्टमेंट करूँ बाहर के देशों में, तो मुझे उस कंडीशन में फॉरेन एक्सचेंज में डॉलर चाहिए रहेगा, ठीक है। और अगर मान लो मेरा कोई रिलेटिव, मेरा कोई भाई, कोई यार दोस्त, कोई रिश्तेदार मेरे विदेश में रहते हैं और मुझे उनको पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो क्या मैं उनको गांधी जी भेजूंगा? नहीं, मुझे उनको डॉलर भेजना पड़ेगा। तो यही चार चीजें हमारी डिमांड हो जाती है, यही चार चीजों से हम डिमांड करते हैं किसका? डॉलर का, ठीक है। तो यही है डिमांड और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसमें देखते हैं हम है क्या इसमें, ठीक है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ फॉरेन एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्या कह रहा है? प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का और क्वांटिटी का इनवर्स रिलेशन है। अगर मैं इसका ग्राफ बना के आपको दिखाऊं, हमने जैसे क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। देखो, ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन, ये हमारा एक्स एक्सिस। वाई पे मैं क्या लिखूंगा? प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और एक्स पे क्या लिखूंगा मैं? क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है कि डिमांड का कर्व कैसा बनेगा, इनवर्स रिलेशन है तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये कैसा ग्राफ हो गया हमारा? डिमांड का कर्व हो गया, ठीक है। इसके आगे देखो क्या लिखा हुआ, मेन चीज है इसके आगे वाला, क्या लिखा हुआ है? व्हाट आर सोर्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। की डिमांड क्यों कर रहे हैं हम, क्या क्या सोर्सेज है डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये ऐसे पूछ सकते हैं आपको, व्हाई फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड बाय डोमेस्टिक रेजिडेंट। क्यों हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कर रहे हैं, क्यों हम डॉलर की डिमांड कर रहे हैं? तो इसमें पहला क्या है? टू परचेज गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री। वही तो मैंने आपको समझा दिया, इंपोर्ट्स। अगर मुझे बाहर से कुछ चीज इंडिया में इंपोर्ट करवानी है तो मुझे उस कंडीशन में डॉलर चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है? टू इन्वेस्ट इन फॉरेन कंट्री। मैं चाह रहा हूँ कि मैं विदेश में अपना घर लूँ, तो उस कंडीशन में मुझे डॉलर चाहिए रहेगा, ठीक है। थर्ड क्या है? टू अंडरटेक फॉरेन टूर। अगर मुझे बाहर घूमने जाना है तब मुझे डॉलर चाहिए, ठीक है। टू सेंड यूनिलेटरल ट्रांसफर गिफ्ट्स और ग्रांट्स टू फॉरेन कंट्रीज। मान लो मेरे विदेश में कोई दोस्त रहता है, मेरे को उनको पैसे भेजने हैं, तब मुझे डॉलर चाहिए रहेगा, ठीक है। तो ये है हमारा डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब हम पढ़ते हैं कि सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। मतलब हम इनडायरेक्टली अगर बोला जाए तो सप्लाई का मतलब ये है कि हमारे देश में कब कब डॉलर आता है, किस किस कंडीशन में हमारे देश में डॉलर आता है, ठीक है। इसको देखते हैं अब। देखो, इसमें सबसे पहले लिखा क्या है? देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये कह रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी का सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर इससे मैं ग्राफ बना के आपको दिखाऊं तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। देखो, 11th क्लास में आपने पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ये हमारा वाई एक्सिस, ओरिजिन, एक्स एक्सिस। यहाँ पे हमारा फिर से आ जाएगा प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। अब क्योंकि इसका रिलेशन डायरेक्ट है तो ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे, अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। ये होगा हमारा सप्लाई का ग्राफ। अब मेन क्वेश्चन हमारे यहाँ से राइज होता है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की? क्या क्या सोर्सेज है फॉरेन सप्लाई करने के, फॉरेन एक्सचेंज की, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं आपको, व्हाई फॉरेन एक्सचेंज इज सप्लाइड बाय फॉरेन रेजिडेंट्स। क्यों बाहर के देश, बाहर के लोग इंडिया में सप्लाई करते हैं डॉलर को, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं। पहला क्या है? व्हेन फॉरेनर्स परचेज आवर डोमेस्टिक गुड्स और सर्विसेज दैट इज एक्सपोर्ट्स। मान लो कोई विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति
हमारे इंडिया से उसको कोई प्रोडक्ट पसंद आता है, वो लोग यहाँ से मंगाता है, तो इस कंडीशन में हमें डॉलर पे कर रहा है, तो इस कंडीशन में हमारे देश में डॉलर आया, डॉलर की सप्लाई बढ़ी। सेकंड सोर्स देखते क्या है, फॉरेनर्स मेड इन्वेस्टमेंट इन आवर डोमेस्टिक कंट्री। मान लो कोई विदेशी व्यक्ति हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करता है, वो आके दिल्ली में फ्लैट ले लेता है या फिर आके बॉम्बे में फ्लैट ले लेता है, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, हमारे देश में डॉलर आ रहा है। ठीक है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, व्हेन फॉरेन टूरिस्ट विजिट आवर डोमेस्टिक कंट्री। मान लो कोई विदेशी यात्री हमारे देश में घूमने आ रहा है, तो इस कंडीशन में भी हमारे देश में डॉलर आ रहा होता है। और फोर्थ क्या है, टू रिसीव यूनिलैटरल ट्रांसफर गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री। अब मान लो मेरे विदेश में कनाडा में या यूएसए में मेरे यार दोस्त रहते हैं, मेरे कोई रिलेटिव रहते हैं, वो मुझे पैसे भेज रहे हैं, डोनेशन भेज रहे हैं, गिफ्ट भेज रहे हैं मुझे, तो इस कंडीशन में भी डॉलर हमारे देश में आ रहा है। तो ये था हमारा कंसेप्ट डिमांड और सप्लाई का, कि क्यों हम फॉरेन एक्सचेंज की, क्यों हम डॉलर की डिमांड करते हैं और किस किस तरीके से सप्लाई हमारे देश में आती है डॉलर की। ठीक है, अब हम देखते हैं डिटरमिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। ठीक है, कि कैसे एक एक्सचेंज रेट का प्राइस डिटरमाइन होता है। इसके लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं जिससे आपको इसको बेहतर से समझ में आएगा आपको। ठीक है, मैं ले लेता हूं एक ग्राफ ऐसे कुछ। ठीक है, ये मेरा वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अभी मैंने क्या लिख दिया, क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आपने डिमांड का ग्राफ देख ही लिया है, डिमांड का ग्राफ कैसे बनता है, इनवर्स रिलेशन होता है, तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा कुछ। ये मैंने लिख दिया डिमांड। सप्लाई का कैसे बनेगा, डायरेक्ट रिलेशन है तो इसका बनेगा अपवर्ड, तो मैं ये लेता हूँ कलर, और ये हो गया अपवर्ड, ये मेरा क्या होगा सप्लाई। ठीक है, और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या कहते हैं इसको हम, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, तो जो इस टाइम पे जो भी रेट चल रहा होगा, जो भी रेट होगा, मान लो रेट को नाम दे देता हूं मैं ओ आर, तो ओ आर हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम रेट। ठीक है, ओ आर को हम क्या कहेंगे, इस ओ आर को क्या कहेंगे हम, इक्विलिब्रियम रेट। अब देखो, अब मान लो रेट ओ आर से आर वन पे हो जाता है, क्या हो जाता है, रेट ओ आर से बढ़ के ओ आर वन हो जाता है, तो देखो क्या होगा उस कंडीशन में। यहां पे देखो आर वन पे क्या है, हमारी डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। आर वन पे अगर हो आप, तो आर वन पे आपको क्या दिखता है कि हमारी सप्लाई ज्यादा है, तो इस सिनेरियो को हम कहते हैं एक्सेस सप्लाई। क्या कहते हैं इसको हम, एक्सेस सप्लाई। यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है। इस पॉइंट पे आर वन पे, रेट वन पे हमारा क्या है, सप्लाई एक्सेस है, डिमांड कम है, तो इसको कहते हैं हम एक्सेस सप्लाई। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मार्केट फोर्स कुछ इस तरीके से काम करेगा ताकि वो दोबारा से इक्विलिब्रियम लेवल को हिट कर देगा, क्योंकि मार्केट फोर्स कुछ इस तरीके से काम करेगा, जैसे ही एक्सेस सप्लाई का सिनेरियो बनता है, तो मार्केट फोर्स अपना कुछ इस तरीके से काम करता है ताकि वो दोबारा से इक्विलिब्रियम लेवल को हिट कर दे। ठीक है, सेम सिनेरियो लेते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, जब हमारा रेट R2 हो जाएगा, जैसे रेट हमारा मान लो हमारा रेट हो गया R2, ओ आर से हमारा रेट हो गया R2, तो इस कंडीशन में देखो क्या हो रहा है, इस कंडीशन में क्या हमारा डिमांड हमारा ग्रेटर रहना किससे, सप्लाई से, तो इस कंडीशन को मैं क्या कहूंगा, एक्सेस डिमांड। यहाँ पे क्यों, क्या है हमारा डिमांड ज्यादा है। ठीक है, फिर दोबारा डिमांड ज्यादा हो गया, फिर मार्केट फोर्स कुछ इस तरीके से काम करेगा कि ये जो भी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आई है, इसको फिर दोबारा से इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ले जाया जा सके, कुछ ऐसे मार्केट फोर्स काम करेगा, फिर दोबारा ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम लेवल हिट हो जाएगा। तो निष्कर्ष ये है कि एक्सेस सप्लाई हो या एक्सेस डिमांड हो, मार्केट फोर्स उसको इक्विलिब्रियम लेवल पे लेकर ही आ जाता है। तो बच्चों ये था हमारा डिटरमिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है, उसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। पहले क्या हमारा, व्हाई डज डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज राइज विद फॉल इन इट्स प्राइस। जैसे ही डॉलर का प्राइस कम होता है, मतलब जैसे ही डॉलर का प्राइस जैसे ही कम हुआ, आप डिमांड ज्यादा क्यों करते हो, ये हमारा क्वेश्चन है। मान लो डॉलर का प्राइस हो गया $1 इज इक्वल टू 1 रुपीज हो गया, तो आप डिमांड ज्यादा क्यों करोगे, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका आंसर है, मान लो जैसे आपको पता चला कि डॉलर का प्राइस कम हो गया है, आप क्या करोगे, आप विदेश की चीजों को इंडिया में मंगाओगे, क्योंकि आपके लिए वो क्या हो गई है, आप सस्ती हो गई है, तो आप इससे क्या करोगे, इंपोर्ट आपका इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा क्या करोगे, अब आपके लिए विदेश जाना, आपके लिए फॉरेन कंट्री विजिट करना इजी हो गया, क्योंकि $1 इज इक्वल टू 1 रुपीज, प्राइस हमारा घट गया डॉलर का, तो हम ज्यादा से ज्यादा बाहर विदेश की यात्रा करेंगे। ठीक है, अब मेरे लिए यूएसए में घर लेना क्या हो गया, इजी हो गया, क्योंकि सस्ता हो गया, क्योंकि अब क्या हो गया, हमारा डॉलर
हमारे प्राइस रुपीज के बराबर हो गया है, तो हम ज्यादा से ज्यादा बाहर देश में इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके बाद क्या है, यही हमारा 3 रीजन है, ठीक है, यही 3 रीजन थे, ठीक है। हमारा पहला रीजन क्या है, इंपोर्ट इंक्रीजेस, हम बाहर की चीजें इंडिया में ज्यादा से ज्यादा मंगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे लिए वो चीज अब सस्ती हो गई है। दूसरा क्या है, टूरिज्म, हम जैसे ही प्राइस कम होगा हम ज्यादा से ज्यादा बाहर घूमने जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए बाहर घूमना अब सस्ता हो चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या, इन्वेस्टमेंट, हम हमारे लिए यूएसए में अब घर लेना इजी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कलर चेंज कर देता हूँ इसका, व्हाई डज डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज फॉल विद राइज इन इट्स प्राइस। इसी क्वेश्चन को घुमा दिया है, कह रहा है कि जैसे ही प्राइस हमारा बढ़ता है, जैसे हमारा प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्यों फॉल हो जाती है। जैसे आपको पता चला कि $1 हमारा हो गया 1000 रुपए का, जैसे हम आपको पता चला कि डॉलर का रेट हो गया 1000 रुपए, $1 आपको 1000 रुपए हो गया है, तो डिमांड कम क्यों होती है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर सिंपल है, जैसे आपको पता चला कि डॉलर के प्राइस महंगे हो गए, डॉलर महंगा होगा, क्या करोगे, आप बाहर से चीजें मंगाना कम कर दोगे, जिससे क्या होगा, इंपोर्ट डिक्रीज होगा। उसके बाद क्या करोगे, आप टूरिज्म, जो भी आप घूमने जा रहे थे बाहर, वो आप कम कर दोगे, ठीक है। उसके बाद जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, आप विदेश में जाके घर ले रहे थे, जो भी कर रहे थे इन्वेस्टमेंट को आप क्या कर दोगे, कम कर दोगे, क्योंकि अब $1 हमारा 1000 रुपए का हो गया, ठीक है। तो ये थे हमारे 2 क्वेश्चन, ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, why does the supply of foreign exchange rises with rise in its price। ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइस के बढ़ने से, जैसी प्राइस बढ़ा तो सप्लाई क्यों बढ़ेगा। प्राइस बढ़ने से, फॉरेन एक्सचेंज का, डॉलर का प्राइस बढ़ने से सप्लाई डॉलर की क्यों बढ़ेगी, ये क्वेश्चन हमारा है। तो मान लो $1 हो गया हमारे लिए 500 रुपए या 1000 रुपए का ले लेते हैं। $1 कितने का हो गया, 1000 रुपए का। तो इससे क्या होगा, जो बाहर में जो व्यक्ति बैठा हुआ विदेश में, उसके लिए इंडिया का गुड्स क्या हो जाएगा, चीपर हो जाएगा। उसके लिए मान लो कोई भी बच्चा है, मान लो उधर का यूएसए में बैठा हुआ, उसके लिए $1 कितना है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वही $1 इंडिया का कितने बन जाते हैं, 1000 रुपए बन जाते हैं। तो वो क्या करेगा, इंडिया से सामान मंगाएगा ज्यादा से ज्यादा, क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा, हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएंगे। वो बाहर वाला व्यक्ति हमारे देश से ज्यादा गुड्स मंगाएंगे, क्यों, क्योंकि उनके लिए हमारे गुड्स चीपर हो चुके, सस्ते हो चुके, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, टूरिज्म, वो इंडिया घूमने आएंगे। क्यों घूमने आएंगे इंडिया, क्योंकि उनके लिए इंडिया घूमना क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, ठीक है। बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट इंडिया में करना इजी लगेगा, सस्ता लगेगा, ठीक है। ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज फॉल विद, इधर आएगा फॉल, आएगा आपका फॉल इन इट्स प्राइस, मतलब प्राइस के कम होने साथ ही हमारा सप्लाई क्यों घटता है। जैसे ही पता चला कि $1 का प्राइस अब हो गया है मान लो 10 रुपए, तो इससे सप्लाई कम क्यों होगी, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। देखते हैं कौन कौन सही आंसर देता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन डिमांड, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है। अब हमने जैसा भी पढ़ा कि डिमांड हम डॉलर की क्यों करते हैं, कि जब मुझे बाहर से कुछ चीज इंडिया में मंगाना हो, मतलब इंपोर्ट करना हो, ठीक है, मुझे बाहर के देश में मतलब फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करनी हो, ठीक है, और मुझे कुछ गिफ्ट्स बाहर भेजने हो, या मुझे बाहर टूर करने जाना हो, इस कंडीशन में ही मुझे डॉलर चाहिए, यही मेरी डिमांड है डॉलर्स के, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, फिर समझाता हूँ आपको मैं। इंपोर्ट करते हैं तब मुझे चाहिए डॉलर, ठीक है। जब मैं फॉरेन में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तब मुझे चाहिए डॉलर, ठीक है। जब मैं यूनिलेटरल ट्रांसफर भेज रहा हूँ किसी को तब चाहिए मुझे डॉलर, ठीक है। जब मैं टूर करने जा रहा हूँ बाहर की तब मुझे चाहिए डॉलर, इस कंडीशन में मुझे डॉलर चाहिए, ठीक है। अगर मान लो मैं बाहर से ज्यादा से ज्यादा गुड्स मंगाऊं, इंपोर्ट करूं ज्यादा, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर की कंट्री में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करूं, यूनिलेटरल ट्रांसफर, अपने बाहर जो बैठा हुआ मेरा दोस्त दूसरे कंट्री में, उसको ज्यादा से ज्यादा पैसे भेजूं, या मैं बाहर विदेश की यात्रा करने ज्यादा जाऊं, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, मेरा डिमांड इंक्रीज हो रहा है, तो इसी को कहते हैं हम इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। इसका उल्टा भी हो सकता है, मान लो मैं बाहर से गुड्स कम मंगा रहा हूँ, ठीक है, मैंने बाहर इन्वेस्टमेंट करना कम कर दिया है, मैंने जो बाहर से जो मुझे गिफ्ट मैं भेजता था अपने दोस्तों को, उनको मैं पैसे अब भेजता हूँ, मैं बाहर घूमने कम जाता हूँ, तो ये सिनेरियो क्या हो रहा है, डिमांड हमारा कम हो रहा है, इसी टॉपिक को कहते हैं हम डिक्रीज इन डिमांड। ये हमारा क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड, और ये हमारा क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। तो लिख लेते हैं, ये क्या हुआ हमारा, हो गया हमारा इंक्रीज
इन डिमांड, और ये क्या होगा हमारा डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, ये हमारा इंक्रीजिंग डिमांड हो गया, ये हमारा डिक्रीज इन डिमांड हो गया। ठीक है, अब इसका हम कुछ ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है, आपको जो भी नोट्स है ये सब आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ। तो इसका ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ इसका कैसे बनेगा। ठीक है, पहले नॉर्मल सा ग्राफ बनाते हैं हम, कैसे ग्राफ बनता था। ठीक है, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस हमारे यहाँ पे आ गया प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यहाँ पे क्या आ गया हमारा क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सेम ग्राफ में इधर भी बना लेता हूँ उसको। ठीक है, यहाँ पे भी सेम बना लेते हैं हम, यहाँ लिख देता हूँ वाई एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस। वाई पे क्या था हमारा प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एक्स पे क्या था हमारा क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, इसको थोड़ा मैं और छोटा कर देता हूँ जिससे आपको ये सब दिख जाए। ठीक है, यही था। अब हम बनाते हैं वही इक्विलिब्रियम वाला डिमांड ग्राफ, पहले बनाते। डिमांड ग्राफ कैसे बनता है, ये डिमांड ग्राफ हो गया हमारा, डी डी नाम देता हूँ इसको मैं। ठीक है, इसमें भी देता हूँ डी डी। ठीक है, डी डी हो गया डिमांड ग्राफ। फिर क्या होता हमारा सप्लाई होता, सप्लाई का कैसे होता बनता था अपवर्ड, स्लैब का बना, सप्लाई का बनाते हैं हम अपवर्ड, तो सप्लाई मेरा बन गया अपवर्ड। ठीक है, ये हमारा हो गया सप्लाई। तो इक्विलिब्रियम रेट हमारा कौन सा हो गया, ये रेट हमारा इक्विलिब्रियम रेट हो गया, ये वाला रेट, ये क्या हो गया हमारा इक्विलिब्रियम रेट। रेट मान लो यहाँ पे $1 हमारा मिल रहा है, $1 में मिल रहा है 100 रुपये में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम रेट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा डिमांड क्या है, डिमांड हमारा क्या हो गया इंक्रीज हो गया। डिमांड कैसे हो गया हमारा इंक्रीज, जब भी डिमांड इंक्रीज होता है, क्लास 11 में आपने पढ़ा है कि हमारा कर्व कहाँ की तरफ शिफ्ट होता है, हमारा कर्व राइट वर्ड शिफ्ट होता है। ठीक है, तो हमारा न्यू डिमांड कर्व ग्रो कैसे बनेगा, हमारा न्यू डिमांड कर्व कुछ ऐसे बनेगा, इसको मैं नाम देता हूँ D1 D1, ये न्यू डिमांड कर्व बन गया। अब देखो न्यू डिमांड कर्व बनते ही मुझे बताओ इक्विलिब्रियम लेवल ही हमारा चेंज हो जाएगा। अब हमारा इक्विलिब्रियम लेवल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा E1। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे रेट होगा मेरा डॉलर का, $1 का 200 रुपए, तो रेट क्या हुआ बढ़ गया। तो यहाँ से देखो निष्कर्ष क्या हो रहा है, जैसे देखो जैसे ही डिमांड आप बढ़ा रहे हो, डॉलर की जैसी डिमांड आप इंक्रीज कर रहे हो, जैसी डिमांड इंक्रीज हुआ डॉलर का रेट भी इंक्रीज हो गया, मतलब डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस भी बढ़ गया। ये हुआ हमारे यहाँ से निष्कर्ष। अब हम चलते दूसरे पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम रेट क्या होगा, ये होगा E1। मान लो यहाँ पे मेरा डॉलर का प्राइस है $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज। अब मेरा डिमांड क्या होगा डिक्रीज हो रहा है, जैसे डॉलर का डिमांड डिक्रीज होगा तो उसका कर्व कैसे बनेगा, डिमांड का कर्व कैसे बनेगा लेफ्ट वर्ड, मतलब नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, तो कैसे बनेगा न्यू कर्व कैसे बन जाएगा हमारा, न्यू कर्व कुछ ऐसा बनेगा, तो नाम देता हूं मैं D1। ठीक है, तो मेरा प्राइस क्या हो गया, अब मेरा प्राइस घट के मान लो हो गया 50 रुपए। तो देखा आपने जैसे ही डिमांड मेरा घटा, जैसे मैंने फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कम कर दी, हमारा प्राइस भी क्या हो गया कम हो गया। अब यहाँ पे एक सिनेरियो और देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है डॉलर का प्राइस 100 रुपए से बढ़ के 200 रुपए हो गया है। इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, क्या कहते हैं बताओ। पहले $1 100 रुपए का था, अब वही $1 100 रुपए से बढ़कर 200 रुपए हो गया है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम, देखो इसको कहते हैं हम करेंसी डेप्रीशिएशन। क्या कहते हैं इसको हम, करेंसी डेप्रीशिएशन। यही हमने पढ़ा था ना, हमारी क्या होगी करेंसी डेप्रीशिएट हो गई है। ठीक है, अब इस सिचुएशन में बताओ, पहले मेरा $1 100 रुपए का था, अब $1 मेरा 50 रुपए का हो गया है। तो इस कंडीशन को मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं हम करेंसी एप्रिसिएशन। ठीक है, तो देखा आपने क्या हुआ, जैसे ही हमने डिमांड बढ़ाया, जैसे ही हमने डॉलर का डिमांड बढ़ाया, उससे क्या हुआ, उससे डॉलर का क्या हुआ रेट बढ़ गया। जैसे ही रेट बढ़ा हमारी करेंसी क्या हो गई डेप्रिशिएट हो गई। ठीक है, दूसरा आपने क्या देखा, जैसे ही डॉलर का डिमांड कम हुआ, डॉलर का डिमांड जैसे ही कम हुआ उसका प्राइस भी घट गया, और जैसे प्राइस घटा हमारी करेंसी क्या हो गई एप्रिशिएट हो गई। यही था हमारा चेंज इन डिमांड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है चेंज इन सप्लाई। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन सप्लाई। चेंज इन सप्लाई। ठीक है, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं हम। अब इसमें भी सेम कंसेप्ट है,
आप बताओ मुझे, हम किस किस कंडीशन में हमारे देश में डॉलर आ रहा था? जब मान लो कोई एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम कुछ चीज़, तब हमारे देश में डॉलर आ रहा है। मान लो कोई फॉरनर हमारे देश में टूर करने आ रहा है, तब इस कंडीशन में हमारे देश में डॉलर आ रहा है। या मान लो यूनिलेटरल मेरे को गुड्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर मुझे रिसीव्ड हो रहे हैं, मुझे बाहर से मेरे दोस्त हैं मुझे भेज रहे हैं, पैसे डॉलर भेज रहे हैं, तब इस कंडीशन में डॉलर आ रहा है। मान लो कोई फॉरेनर हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करता है, फॉरेनर इन्वेस्टमेंट, इस कंडीशन में हमारे देश में क्या आ रहा है? डॉलर आ रहा है, सप्लाई हो रही है डॉलर की। सेम इसको यहाँ पे भी लिख देते हैं, एक्सपोर्ट आ रहा है, एक्सपोर्ट करेंगे तब डॉलर आएगा कि ठीक है, फॉरेनर टूर इंडिया में आएगा, फॉरेनर टूरिस्ट जब इंडिया में आएगा तब डॉलर आएगा, ठीक है। यूनिलेटरल ट्रांसफर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ जाना आप, जब हम रिसीव करेंगे तब हमारे देश में डॉलर आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, फॉरेनर अगर इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तब हमारे देश में डॉलर आएगा, डॉलर की सप्लाई होगी, ठीक है। और दोबारा से हमारा क्या कंसेप्ट है, चेंज इन सप्लाई। सप्लाई में चेंज कैसे आएगा? मान लो अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हो गए, फॉरेनर टूरिस्ट इंडिया में ज्यादा विजिट कर रहे हैं, मुझे ज्यादा से डॉलर बाहर से डॉलर मेरे दोस्त ज्यादा से ज्यादा मुझे भेज रहे हैं, फॉरेनर इंडिया में बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, मेरी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। इससे क्या होगा, मेरा सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, तो इंक्रीज इन सप्लाई हो जाएगी, डॉलर की सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब इसी का उल्टा, ठीक है, इससे क्या होगा, डॉलर का प्राइस के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इससे क्या हो गया, इंक्रीज इन सप्लाई हो गया, ठीक है। दूसरा, मान लो कोई एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं, ठीक है, हमारे यहाँ से गुड्स बाहर कम जा रहे हैं, फॉरेनर टूरिस्ट इंडिया घूमने कम आ रहे हैं, यूनिलेटर गिफ्ट मेरे दोस्त यार मुझे कम पैसे भेज रहे हैं, ठीक है, बाहर से विदेश से, और मुझे फॉरेनर इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स है वो इंडिया में कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई में क्या होगी, गिरावट आएगी, तो इसको क्या कहते हैं हम, डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है, इसको कहते हैं हम डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। अब इसका भी ग्राफ देख लेते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनता है, जैसे मैं डिमांड का देखा था, ठीक है, देखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। बनाते हैं हम, यहाँ पे ऐसे बनेगा ना, वाई एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई पे क्या लिखे थे, प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। सेम ग्राफ इधर भी बना लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखूंगा, वाई एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई पे क्या लिखूंगा, प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। अब हम बनाएंगे डीडी का ग्राफ, डीडी का ग्राफ हमारा ऐसे बनेगा, ठीक है, डीडी का ग्राफ हमारा कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। फिर कुछ ना कुछ मार्केट में सप्लाई होगी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे सप्लाई ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट का क्या कहेंगे हम, ये हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे जो प्राइस होगा उसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम रेट, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, इक्विलिब्रियम रेट, ठीक है। अब जैसे ही सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई जैसे ही बढ़ी तो उसका कर्व नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारा न्यू सप्लाई कर्व क्या हो गया, S1 S1। जैसे ही सप्लाई बढ़ी उसका कर्व क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट होगा तो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल भी अब न्यू बनेगा, तो हमारा न्यू इक्विलिब्रियम लेवल क्या हो गया, ये हो गया E1 लेते हैं उसको, तो रेट हमारा क्या हो गया, मान लो यहाँ पे रेट था मेरा $1 का 100 रुपए, OR पे मेरा $1 100 रुपए में मिल जाता, मेरा कितना मिल जाता, $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज, मेरा OR लेवल पे $1 का प्राइस 100 रुपए था। जैसे ही उसका सप्लाई इंक्रीज हुआ उसका कर्व नीचे की तरफ आया और E1 हमारा रेट हो गया। अब हमारा रेट क्या हो जाएगा, दूसरा OR1। अब मान लो $1 का प्राइस मेरा कितना हो गया, 50 रुपए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही सप्लाई इंक्रीज हुई, जैसे ही सप्लाई इंक्रीज हुई हमारा प्राइस क्या हो गया, फॉरेन एक्सचेंज का घटा। जैसे ही सप्लाई इंक्रीज हुई फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, इसके लिए ये वाला कलर ले लेता हूं मैं। अब जैसी सप्लाई डिक्रीज होती है, सप्लाई जैसे डिक्रीज होती है उसका ग्राफ कैसे बनेगा, कर्व बनेगा ऊपर की ओर, तो हमारा कर्व ऐसा बन गया, ठीक है। तो रेट भी हमारा न्यू आएगा, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, नया वाला E1 कह देते हैं इसको, इसको E नाम दे देते हैं। तो हमारा रेट क्या हो जाएगा, R1। मान लो अब मेरा रेट बढ़ के हो गया 150 रुपए, ठीक है। तो क्या हुआ, देख लो ना, जैसी सप्लाई डिक्रीज हुई, सप्लाई जैसे डिक्रीज हुई, फॉरेन एक्सचेंज का रेट क्या हो गया, बढ़ गया, प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, यही हुआ। अब इसी टर्म को मैंने कुछ आपको बताया था, बताओ इस टर्म को कहते क्या है, इस टर्म को हम क्या कहते हैं बताओ। अब
मैंने बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में, आपने देखा होगा वीडियो तो आपको पता होगा, जब डॉलर का प्राइस 100 रुपए से घट के 50 रुपए हो गया, इसको हम कहते हैं करेंसी एप्रिसिएशन। क्या कहते हैं इसको हम? करेंसी एप्रिसिएशन। ठीक है। उसके बाद जैसे ही डॉलर का प्राइस 100 रुपए से बढ़कर कितना हो गया? 150, तो इसको क्या कहेंगे हम? करेंसी डेप्रिसिएशन। ये हो गया हमारा क्या? करेंसी डेप्रिसिएशन। तो इससे आपने एक इसका समरी बनाते हो, ठीक है, निष्कर्ष निकालते क्या हुआ है। ठीक है, इसके लिए मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ नई वाली। अब देखो क्या हुआ है, इसको इसके समरी निकालते हैं। जैसे ही डिमांड मेरी बढ़ी थी, डिमांड मेरी बढ़ी थी और सप्लाई मेरी जब कम हुई थी, तो उस टाइम पे क्या हुआ था? मेरा करेंसी डेप्रिसिएशन हुआ था। जैसे ही मेरा डिमांड बढ़ेगा और सप्लाई कम होगी तो क्या हो जाएगा? हमारा करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगा। इसी का उल्टा देखते हैं हम। जैसे ही मेरा डिमांड कम होगा और सप्लाई बढ़ेगा तो हमारा करेंसी क्या हो जाएगा? एप्रिशिएट हो जाएगा। इसको कहते हैं हम करेंसी एप्रिसिएशन। ठीक है। अगर डिमांड बढ़ गया तो हमारा करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगा, अगर डिमांड घट गया तो हमारा करेंसी एप्रिशिएट हो जाएगा। अगर सप्लाई घट गई तो करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी, सप्लाई बढ़ गई तो क्या हो जाएगा? करेंसी एप्रिशिएट हो जाएगी। अब देखो इसका इफेक्ट क्या हुआ। जैसे ही प्राइस बढ़ा, जैसे ही प्राइस बढ़ा, जैसे डिमांड बढ़ा, उसका प्राइस भी बढ़ गया, और जैसे ही प्राइस बढ़ा तो हमारी करेंसी क्या होगी? डेप्रिशिएट हो गई। अब क्योंकि करेंसी डेप्रिशिएट हो गई है तो मैं बाहर से इंपोर्ट भी कम कर दूंगा। बाहर से मैं जो कुछ गुड्स मंगा रहा था पहले, उसको मैं क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। ठीक है, मैं बाहर से अब कम से कम इंपोर्ट करूंगा, और इस कंडीशन में मेरा क्या हो जाएगा? बाहर के लोग मेरे देश से एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए हमारी जो भी गुड्स है वो चीपर हो गया। ये हमने पढ़ चुके हैं पहले, करेंसी डेप्रिसिएशन का इफेक्ट क्या होता है, ये हमने पार्ट 1 में कर लिया। इसी का आप उल्टा देखते हैं। ठीक है, जैसे डिमांड हमारी कम हुई, डिमांड कम होने से क्या हुआ? डिमांड कम होने से प्राइस घटी, और प्राइस घटने से क्या हुआ? करेंसी हमारी क्या होगी? एप्रिशिएट होगी। क्योंकि हमारी अब करेंसी एप्रिशिएट हो गई है तो बाहर से मैं इंपोर्ट भी ज्यादा से ज्यादा करूंगा, क्योंकि हमारे लिए अब बाहर के गुड्स चीपर हो गए हैं, और हमारा एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, ये हम पढ़ के आ चुके हैं पार्ट 1 में। तो बच्चों ये था हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट का पूरा चैप्टर। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप अपने डाउट मुझे उसमें कमेंट में डाल सकते हैं। मैं आपको सारे डाउट जो भी आपके डाउट होंगे उसको क्लियर करूंगा। ठीक है, जो भी मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स ले लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट और शेयर करना। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।